हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। पिछली बार यानी कि 20 जनवरी सन 2024 को जो सीटेट हुआ है उसमें पूछे गए पेडागोजी के 15 सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो 15 सवालात होंगे सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी और अंग्रेज़ी में भी होंगे। इससे आप लोगों की एक साथ तीन पेडागोजी तैयार होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जिससे आपको इम्तिहान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 यानी पेडागोजी का जो पहला सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। जुमला क्या है कि बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना या बच्चों के द्वारा नज्म या गीत गुनगुनाना कैसे तरीके हैं। लफ्जियात के इजाफे के यानी शब्दावली को बढ़ाने के ये तरीके हैं या फिर लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करने के यानी कि वर्ड्स और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, वाक्य और शब्द की संरचना को कंठस्थ करने के, या फिर ये उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करने के, या फिर जुमलों की वजह का दुरुस्त करने और इजहार में इजाफा करने के यानी कि अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय सुधारने के। तो ये जो बच्चे गीत गाते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, ये जो तरीका नहीं है, लफ्जियात के इजाफे का तो तरीका है, तलफ़्फ़ुज़ के मश्क का तो ये तरीका है, जुमलों की वजह का दुरुस्त करने और इजहार करने का भी ये तरीका है, लेकिन हमसे निगेटिव पूछ रहा है। तो लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना ये तरीका नहीं है। अगर बच्चे गीत या फिर नज्म गुनगुनाते हैं तो ये तरीका इसलिए नहीं है कि बच्चे जुमलों और लफ्ज़ों की साख्त को याद करें। तो इसलिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है मेमोराइज वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये निगेटिव है, यानी हमारा जवाब ऑप्शन 2 होगा। अगला सवाल कि प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से पुस्तकालय यानी कि जो हमारी लाइब्रेरी है उसके यूज़ करने के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे आधा जो जुमला है वो सवाल में दिया गया है, आधे जुमले का ऑप्शन बना दिया गया है। तो पहले हम सवाल में दिए गए आधे जुमले को पढ़ते हैं कि कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए बल्कि यानी कि जो पुस्तकालय है एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि क्या देखना चाहिए, आमोज़गार अदब अतफ़ाल की मुतनव्वु असनाफ से मुतारिफ़ हो सके, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं वो साहित्य की विभिन्न प्रकार की जो विधाएँ हैं उनसे वो परिचित हो सकें, या फिर किताबों के साथ मसरूफियत का सरगर्म माहौल यानी बच्चे बुक से इंटरेक्शन कर सकें। तीसरा ऑप्शन है कि असातिज़ा और दूसरे बालिग हज़रात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का यानी जो रीडिंग का आइडियल है वो अपना अभिव्यक्त कर सकें, या फिर कुतुब खाने में दरसी किताब के बुलंद खाने सबसे बेहतर हो सके। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे निगेटिव पूछा जा रहा है, तो कुतुब खाने को सिर्फ किताब का ज़ख़ीरा नहीं होना चाहिए बल्कि आमोज़गार और अतफ़ाल की मुतनव्वु असनाफ से मुतारिफ़ हो सके, ये होना चाहिए, सही है। बच्चे किताबों से मसरूफ़ रहें, एक्टिव रहें, ये भी सही है। असातिज़ा और दूसरे बालिग हज़रात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मुज़ाहरा करते हैं, ये भी सही है। लेकिन कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद खानी सबसे अच्छे तरीके से हो सकती है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो तेज़ तो पढ़ेंगे नहीं। तो चूँकि हमसे निगेटिव पूछ रहा है तो हमारा जो जवाब होगा वो चौथा वाला ऑप्शन होगा कि पुस्तकालय में पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ये हमारा निगेटिव पॉइंट है। और रीड अलाउड ऑफ टेक्स्ट बुक कैन बी बेस्ट डन इन लाइब्रेरी, ये हमारा निगेटिव पॉइंट है, इसलिए हमारा जवाब होगा चौथा वाला ऑप्शन, क्योंकि हमसे सवाल में निगेटिव पूछा है। ख्वानदगी के हुसूल के लिए, ये हिस्सों नहीं है, हुसूल है,
ख्वानदगी के हुसूल के लिए किसमें दस्तरस होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए निपुणता किसमें होनी चाहिए? लिटरेरी को अचीव करने के लिए आपका कमांड जो है वो किस पे होना चाहिए? ऑप्शन है सौतियाती आगही और रवानी, मालूम लफ्जियात और पैटर्न को पहचानना, डिकोड करना और ज़बान की तफहीम, या फिर सेहत और सौतियाती तफहीम। तो देखिए, साक्षरता अर्जित करने के लिए आपको डिकोडिंग और भाषा अवबोध सबसे अच्छे से आता होना चाहिए, यानी कि आप डिकोडिंग कर सकें और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन कर सकें, यानी कि डिकोडिंग करना और ज़बान की तफहीम करना, इस पर आपको दस्तरस होनी चाहिए ख़वानदगी के हुसूल के लिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। पिछली बार जो सवाल आया था वो थोड़ा सा मुश्किल आया था, या फिर आप यूं कहिए कि इसका ट्रांसलेशन सही से नहीं किया था, जिसकी वजह से आप लोगों को मुश्किल लग रहा था। लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, यानी कि आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि कौन सा तरीका ऐसा है जो ग्रामर पढ़ाने के लिए सही नहीं है। Which of the following is not correct about teaching grammar effectively, यानी ग्रामर को सही से पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है? पहला है मुनासिब तरसील को पेश करना, यानी कि जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, उसको पेश करना, तो ये तो पॉजिटिव है। कवायद के मौजू उसूलों को बाहर लाना, यानी जो प्रॉपर रूल्स हैं, प्रासंगिक नियम हैं, उनको प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, तो ये भी पॉजिटिव है। तरसील में मशक करवाना, यानी कि बच्चों को कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिस देना, ये भी पॉजिटिव है। उसूलों को याद करके कवायद की आमोज़ करना, यानी व्याकरण के नियम कंठस्थ करके सिखाना, यानी कि लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल, ये हमारा निगेटिव है। ग्रामर को इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए जो मेमोराइजिंग मेथड है, ये हमारा मुनासिब नहीं है। तो हम कहेंगे कि कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से जो दुरुस्त नहीं है वो है उसूलों को याद करके कवायद की आमोज़िश, ये हमारा निगेटिव है, हमारा जवाब होगा। कवायद की ख़वानदगी का वो तरीका जो हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर जोर देता है, यानी कि ध्वनि और अक्षरों के बीच संबंध जो स्थापित करता है, या फिर कह लीजिए कि वो मेथड जो लेटर और साउंड में रिलेशनशिप बनाता है, वो कौन सा तरीका है? तो वो है फोनिक्स इंस्ट्रक्शन या फिर ध्वनि विज्ञान निर्देश, जिसे हम सौती तदरीस कहते हैं। सौत के माने आवाज़ होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 में ये पूछा जा रहा है कि एक उस्ताद तीसरी जमात के तलबा से कहता है कि वो इसमें नकरा के 5 सवालात अपने साथियों से करें, यानी कि 5 क्वेश्चन ऐसे करें जिसमें इसमें नकरा का इस्तेमाल हुआ हो। तो ये जो एक्टिविटी है किस लिए है? रवानी मश्क के लिए है, या फिर ये इंज़िबाती ज़बानी मश्क के लिए, यानी कि नियंत्रित मौखिक अभ्यास के लिए, या फिर ये आज़ादाना तौर पे यानी कि फ्रीली स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए है, या फिर खामोशी से सुनने के लिए, यानी कि पैसिव लिसनिंग के लिए, निष्क्रिय श्रवण के लिए। तो अगर कोई भी बच्चा अपने साथियों से ये कह रहा है कि आप इसमें नकरा के इस्तेमाल से 5 सेंटेंस बनाइए, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो ज़बानी रवानी की मशक के लिए होती है। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग कॉर्नर बनाना चाहता है। रीडिंग कॉर्नर ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे खुद से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक चीज़ों को, किताबों को सिलेक्ट करके पढ़ सकें। तो टीचर रीडिंग कॉर्नर बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले हमें किस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए? बच्चों के पुस्तक
का चयन करते समय हमें किन चीज़ों पे सबसे अधिक जोर देना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन है कि क्या इन किताबों के मुसन्निफ अदब अतफाल की दुनिया में मशहूर और मुअज़्ज़िज़ हैं, यानी कि क्या हम ऐसे राइटर की किताबें बच्चों के लिए रीडिंग कॉर्नर में रख रहे हैं जो बच्चों के ऊपर किताबें लिखने में माहिर हैं, या फिर क्या ये तहरीर करदा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों की पढ़ने की सतह से परे हैं, बच्चे 3 में पढ़ने वाले हैं और किताब उसमें हाई स्कूल इंटर की रख दी गई हैं। क्या यह किताबें किसी जमात की दर्सियात के मकासद के हसूल में माविन हैं? तो दर्सियात के मकासद के हसूल में जो किताबें माविन होती हैं वो तो हमारी दरसी किताबें होती हैं, लेकिन ये हम रीडिंग कॉर्नर में किताबें रख रहे हैं, तो ये वाला हमारा बयान सही नहीं है। क्या एक से ज़्यादा तदरीसी असबाक में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? जी नहीं। अगर हम रीडिंग कॉर्नर में बच्चों को किताबें चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि वो किताबें ऐसे राइटर्स की हों जिनको चाइल्ड साइकोलॉजी पता हो, जो अदब अतफाल की दुनिया में मशहूर और मुअज़्ज़िज़ हों। जैसे आपको उर्दू में अगर देखा जाए तो इस्माइल मिर्ट, जिनको बच्चों का शायर कहा जाता है, उनकी नज़में, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं उसका संग्रह करके इस तरह से हमें बच्चों को रीडिंग कॉर्नर में पढ़ने का मौका देना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरा वाला ऑप्शन इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि हम सिलेबस की किताबें तो ऑलरेडी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसको हम रीडिंग कॉर्नर में क्यों रखेंगे, तो इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, इस पेपर को मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दस्तयाब करा दूंगा, करेक्ट मार्क लगा करके आप वहां से भी प्रैक्टिस करिएगा। एक बार हिंदी और इंग्लिश जो भी आप लोगों ने सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किया होगा उसको भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और याद रखिएगा, जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा और कोई भी सवाल, मान लो क्वेश्चन नंबर 113 है, आपको समझ में नहीं आ रहा उर्दू में, तो आप तुरंत जाइएगा इसको हिंदी वाले वर्ज़न में ढूंढ के या फिर इसको अंग्रेज़ी वाले वर्ज़न में ढूंढ के देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको यही सवाल उर्दू में तो समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हिंदी या इंग्लिश के वर्ज़न में समझ में आ रहा हो। तो इस तरह से आप चालाकी करके आप सवालों को सही कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113 है कि 10 झेल में से कौन सा तरीका आमोज़गारों के असल मकसद यानी कि असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के उसूल में माविन है, यानी वो कौन सा मेथड है जो विद्यार्थियों की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। कौन सा मेथड है जो हम बच्चों के रियल लाइफ कंटेक्स्ट से रिलेटेड यूज़ करते हैं, तो वह हमारा कौन सा मेथड है, हमारा तरसीली तरीका, संप्रेषणात्मक मेथड है, जिसको हम कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। तो ये जो तरसीली तरीका है ये रियल लाइफ जैसी सिचुएशन में ज़बान इस्तेमाल करने में मददगार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथियों के काम को जांचने के लिए कह रहा है। टीचर ने बच्चों से टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद कह रहा कि चलो सब अपनी अपनी कापी अपने दोस्त को दे दो और अपने दोस्त की कापी खुद ले लो और चलो अब अपने दोस्त की कापी को चेक करो। तो इस काम का उद्देश्य क्या है? तौसीई मुताले से मश्क के लिए लेना, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, या फिर नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए नई शब्दावली के प्रयोग का बच्चों को अभ्यास कराना, या फिर साख्तों का इंज़िबाती मश्क करना यानी कि संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास कराना, या फिर हम जोड़ियों की इस्लाह की महारत। तो यहाँ पे अगर हम अपने दोस्तों की नोटबुक को खुद से बदल के एक्सचेंज करके उनकी नोटबुक को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस काम का मकसद है कि हम सहपाठियों के काम की जांच के कौशल को विकसित कर सके, हमजोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना, यानी कि पीयर करेक्शन की जो स्किल है उसको डेवलप करना इस काम का मकसद है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि बुनियादी सतह पर
आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं। बच्चे प्राइमरी लेवल पे बुनियादी अवस्था में अधिगम में सबसे अधिक संलग्न कब होते हैं? जब उस्ताद के बाद गाते हैं, टीचर के पीछे पीछे कोई गाना गुनगुनाते हैं, या फिर मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को वो सक्रिय रूप से क्या करते हैं? हिलाते हैं, एक्टिव करते हैं, यानी कि मल्टीपल जो सेंसेस हैं उनका यूज़ करके एक्टिवली अपने हाथ को हिलाते हैं। तब बच्चे अच्छे से बुनियादी सतह पर ज़बान में या आमोजिश में मशगूल होते हैं, या फिर अपनी कॉपी में हरूफ पर हाथ फेरते हैं और बार बार लिखते हैं, या फिर जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हर की इमारत सिर्फ फाइन मोटर स्किल पर तवज्जो देते हैं, तब बच्चे अच्छे से अपनी आमोजिश में बिजी रहते हैं। तो जब बच्चे अपनी विभिन्न प्रकार की जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, तब बच्चे आमोजिश में ज़्यादा मशगूल रहते हैं। जैसे कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो थ्योरी है TPR, जैसा कि उसमें होता है, ठीक है। उसमें बच्चे अपने जिस्म के अज़ा को हरकत देते हैं, अपने मुख्तलिफ हवास को, जो उनके विभिन्न प्रकार के इंद्रियां हैं, उनका वो प्रयोग करते हैं। तो वो आमोजिश में यानी कि लर्निंग में अच्छे से इंगेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है, क्या कहता है? कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व कतियत को मैं चेक करता हूँ। यानी कि जब मैं अपना काम टीचर को जमा करता हूँ तो मैं सटीकता के लिए अंतिम रूप से उसको जांचता भी हूँ। तो ये अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये लिखने के कौन से लेवल पे है, लिखने के किस सतह पे ये बच्चा है, मसौदा तैयार करने पे यानी कि प्रारूप तैयार करने पे, ड्राफ्टिंग पे है, या फिर वो दोबारा मसौदा तैयार करने यानी कि रीड्राफ्टिंग के वो स्टेज पे है, या फिर वो प्रूफ रीडिंग पे, या फिर पीयर असेसमेंट के लेवल पे है। तो अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने पैसेज लिख लिया है, अब मैं इसको जमा करने से पहले मैं एक बार खुद से इसको चेक करूँगा, तो ये बच्चा प्रूफ रीडिंग के स्टेज पे है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि झैल में से कौन सा तरीका ज़बान की क्लास में मुकामी ज़बान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता है? यानी कि कौन सा मेथड है जिसमें हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग, अपनी मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज का हम यूज़ नहीं करते हैं? तो वो है हमारा डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, यानी कि रास्त तरीका में हम मुकामी ज़बान या मकामी ज़बान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है कि एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिशी मवाद को इकट्ठा करना चाहता है। बच्चों के लिए TLM को टीचर कलेक्ट करना चाहता है। TLM के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है? TLM को चूज़ करने के लिए कौन सही नहीं है? पहला है मुंतखबा मवाद, यानी कि जो चयनित सामग्री है उस उम्र के बच्चों के लिए जाजिब और महजूज होने वाली हो, यानी बच्चे के लिए आकर्षक और सुरक्षित हो, तो ये तो पॉजिटिव है। मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चों को तहकीक व तजस्सुस का, यानी कि बच्चों को जिज्ञासा और खोजबीन का मौका दे, ये बात भी पॉजिटिव है। मुंतखबा मवाद को तरजीहन मकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मकामी तौर पर दस्तयाब होता हो कि बवक्त आसानी से वो बदला जा सके, यानी कि जो TLM वो फ्लेक्सिबल हो और आसपास से तैयार किया जाता हो, ये बात भी पॉजिटिव है। मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करता हो, सिर्फ बच्चे ही अपने लिए TLM यूज़ करें, ये बात निगेटिव है। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये सिर्फ बच्चों के द्वारा ही तैयार किया गया हो और ये खुरदुरा हो, ये बात निगेटिव है। यानी कि हमारा ये जवाब चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक शमूलियती बोले तो जो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, जो हमारा समावेशी कक्षा होता है, उसकी बात हो रही है।
कि एक शमूलियती, खुशाहिंद और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? क्लासरूम में आप मिला जुला समावेशी माहौल कैसे तैयार कर सकते हैं? याद रहे, इस माहौल को कौमी दर्सियात के खाका यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसमें बयान करदा महारतों के फ़रोग के हसूल में बच्चों की शराकत की तायद करने वाला हो। यानी कि सिंपली पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाएगी और लुत्फ़ बनाएगी, अच्छा बनाएगी। इंडोर सरगर्मियों को मुनक्किद करना, जब आप इंडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को भाग लेने के लिए कहेंगे और सख्त धूप में उनके बाहर इनेकाज से बचेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि बाहर धूप है, तुम घर में ही रह के एक्टिविटी करो, गतिविधि करो, या फिर आमोज़गार की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पर आप ख़ास तवज्जो देंगे, या फिर तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुज़ाहरा करेंगे, या फिर रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक शमूलियती, खुशाइंद और पुरलुत्फ़ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका आप क्लासरूम में पैदा करें, तो आप तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का आप मुज़ाहरा करेंगे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आज बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। दर्जन में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूलों में शामिल नहीं है? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक तैयार करने के जो सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं प्राइमरी लेवल पे किताब को तैयार करने के, उसमें क्या शामिल नहीं है? तो दर्सियात के उसूल ये शामिल है, पेशकश के उसूल यानी प्रेजेंटेशन ये भी शामिल है, टेक्नोलॉजी के उसूल यानी कि तकनीकी ये भी शामिल है, लेकिन ठोस उसूल, मूर्त सिद्धांत ये शामिल नहीं है, कॉन्क्रीट प्रिंसिपल ये शामिल नहीं है। तो हमारा जवाब जो नेगेटिव होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन होगा। तो ये 20 जनवरी को सन 2024 में जो पेपर आया था उसका हमने उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों वर्जन आप लोगों को दिखा दिया, सॉल्यूशन भी करा दिया। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। मज़ीद और उर्दू पेडागोजी की क्लासेस देखने के लिए हैदरी स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।